दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे प्राइम नॉवल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। अगर कहानी में कोई गलती होती है तो आप हमें कमेंट करें, हम उसे दोबारा अपलोड करेंगे। धन्यवाद। एपिसोड 33, मिस्टर बोरिंग, Reborn for Love and Revenge, story is in my library, don't forget to read this story also। आपको बहुत पसंद आएंगी। बहुत तरसी हूँ रिश्तों के लिए मन, और मेरी जिंदगी में आए हुए सबसे पहले सच्चा और अच्छा रिश्ता आप हो। आपसे मैंने प्यार के मायने सीखे हैं, और अगर आप ही मुझसे दूर हो गए तो नहीं, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी, मन में मर जाऊंगी आपके बिना, आपके साथ में बिना, शौर्या ने रोते हुए कहा। और उसकी मरने की बात सुनकर अभिमन्यु गुस्सा हो गया। प्रिंसेस, तुम्हें तुम्हारी मन की करने दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने खिलाफ कुछ भी बुरे लफ्ज बोलो। फिर एक बार तुमने मरने के बाद की ना, तो आई स्वेयर तुम मेरी वो साइड देखोगी जो मैं तुम्हें कभी नहीं दिखाना चाहता हूँ। और रहा सवाल मेरा, तो लिख कर ले लो। अभिमन्यु राठौड़, सिर्फ तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। मिस शौर्या बुंदेला, अभिमन्यु ने उसके आंखों में देखकर कहा, और अगले ही पल अपने ओंठ उसके ओठों से जोड़ दिए। वो गुस्से से, शिद्दत से, जुनून से उसके ओठों को चूमने लग गया, और उसे यकीन दिलाने लग गया कि जितना वो उससे जुड़ चुकी है ना, उससे कई गुना ज्यादा वो भी उससे जुड़ चुका है। हर बार की तरह ये कि सॉफ्ट नहीं थी, बल्कि डोमिनेटिंग भरी हुई थी, रफ थी, जिसमें सिर्फ जुनून ही था। एक ऐसा जुनून जिससे अभिमन्यु राठौड़ उसकी प्रिंसेस से कह रहा था कि वो सिर्फ उसका है और उसका ही रहेगा। ना जाने आगे की कितनी देर अभिमन्यु उसके ओठों के साथ खेलता रहा, और शौर्या भी उसका उसमें पूरा साथ देती रही। जब उसे सांस लेने में दिक्कत हुई तब जाकर वो दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। शौर्या ने उसके सीने पर सर रख लिया और जोर जोर से सांसें भरने लग गई। अभिमन्यु ने एक नज़र उसे देखा और वो वैसा ही खड़ा रहा। ना उसने इस बारे उसे अपनी बाहों में भरा, और ना ही उसकी सांसें नॉर्मल होने तक उसकी पीठ को सहलाया। बिना किसी भाव के खड़ा था वो, और उसका रुखापन शौर्या को भी फील हुआ। आई एम सॉरी, शौर्या धीरे से बोली, और अभिमन्यु ने उसे अपने आप से दूर कर दिया। लियो, तुम्हारी मैडम को यहाँ से लेकर जाओ और बुंदेला पैलेस छोड़ दो, अभिमन्यु ने कॉल करके लियो से कहा, और शौर्या की तरफ पीट करके खड़ा हो गया। मुझे नहीं जाना है, शौर्या जिद करते हुए गुस्से से बोली, और अभिमन्यु ने उसे घूर कर देखा। उसकी नजरें शौर्या के ओठों की तरफ गई, जो अब बुरी तरह से लाल हो चुके थे और हल्के से सूज भी गए थे। उसे देखकर अभिमन्यु को जरा बुरा ही लगा। उसकी प्रिंसेस को कितनी तकलीफ पहुंचा दी थी उसने। वो उसे अपने करीब लेकर उससे सॉरी कहना चाहता था, बट नहीं, उसका गुस्सा बीच में आ गया। कैसे कह सकती है वो कि वो मर नहीं, नहीं प्रिंसेस, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुमसे दूर होना नहीं, लफ्जों में तक के नहीं। और तुम तो वहां जाने का कह रही हो जहां से कोई वापस लौट कर नहीं आ सकता है। भले ही तुमने ये पहली बार कहा है, बट मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगा, और ऐसी दूंगा कि फिर से कभी तुम्हारे ओठों पर ये लफ्ज ही ना आए। अभिमन्यु दिल ही दिल बोला, और फिर एक बार उससे नजरें फेर कर खड़ा हो गया। मिस शौर्या, लियो की आवाज, और दोनों का ध्यान उस तरफ गया। लियो, क्या तुम खाना बना सकते हो? शौर्या उसकी तरफ देखकर बोली, और अभिमन्यु छोटी आंखों से उसकी तरफ देखने लग गया। या एस मैम। लियो उसके सवाल से हैरान हो गया था, बट फिर भी उसने अपने आप को नॉर्मल करके कहा, रियली, दैट्स ग्रेट, तो जाओ और मेरे लिए खाना बनाओ, वो भी ढेर सारा, और हाँ, स्वीट बनाना मत भूलना, शौर्या उसे ऑर्डर देते हुए बोली, और अभिमन्यु की आंखें छोटी हो गई। ओके मिस। लियो नहीं जानता था कि उसके बॉस और लेडी बॉस के बीच क्या हुआ है, और उसे अब ये भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बट लास्ट में शौर्या उसके बॉस की भी बॉस थी, उनके लेडी बॉस, और अगर उसने अभी उसकी ऑर्डर नहीं मनाई तो उसका डेविल बॉस क्या कर देंगे ये वो अच्छे से जानता था। सो फिर क्या बेचारे में यस कहा और किचन की तरफ चला गया। उसने उसके असिस्टेंट को कॉल किया और उसकी जो भी मीटिंग और काम था वो हैंडल करने के लिए बोल दिया, और खुद खाना बनने लग गया। शौर्या, ये सब क्या है? अभिमन्यु की सख्त आवाज, और शौर्या ने उसे इग्नोर कर दिया, और वो उस पेंट हाउस को देखने लग गई। 2 बेडरूम का वो पेंट हाउस काफी बड़ा था, और वहाँ हर एक फैसिलिटी अवेलेबल थी। उसकी आंखों में चमक आ गई उस जगह को देखकर, और वो अभिमन्यु को इग्नोर करके वो घर देखने लग गई। अभिमन्यु भी फिर कुछ नहीं बोला। उस बड़े से लिविंग रूम और उसका इंटीरियर इतना अच्छा था कि शौर्या हर एक चीज को छूकर देखने लग गई। वह का फर्नीचर, डेकोरेटिव आइटम, जिन्हें देखकर लग रहा था कि वो स्पेशल ऑर्डर पर बनाए गए हैं। वहां से आगे जाकर उसकी नजरें स्विमिंग पूल पर गई, और उसके आंखों में चमक आ गई। बट फिर कुछ सोचकर उसने वहां के दोनों बेडरूम देखने के लिए चली गई। उसे ऐसे जाता हुआ देखकर अभिमन्यु की आंखें छोटी छोटी हो गई। शौर्या की पानी के लिए कितनी क्रेजी है उसे पता था, और वो ये भी जानता था कि पूल देखने के बाद उसे कंट्रोल नहीं होता था, और वो स्विमिंग के लिए पानी में उतरती ही थी। बट फिर अब वो ऐसे क्यों चली गई? अभिमन्यु के दिमाग में सवाल चलने लग गए, और रूम में से शौर्या झांकते हुए उसे देखने लग गई। बड़े मुझे इग्नोर करने वाले, शौर्या ने डेविल स्माइल करते हुए खुद से ही कहा, और अंदर कमरे में चली गई। वो कमरा कम और स्टडी रूम ज्यादा लग रहा था। हर तरफ बुक्स ही बुक्स थी वहाँ, जिसमें ज्यादातर मेडिकल की बुक्स थी। शौर्या ने सब देखा और फिर दूसरे कमरे में आ गई। वो बेडरूम देखकर शौर्या की आंखें छोटी हो गई।
छी, कितना बोरिंग रूम, कैसे कलरफुल होने चाहिए। और यहाँ देखिए मिस्टर बोरिंग की रूम वही ब्लैक व्हाइट और ग्रे कलर में ही है। शौर्या ने मुंह बना लिया। उसे वो तीनों कलर बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी उन्हीं तीनों कलर्स के बीच ही बीती थी। वो व्हाइट कलर के लैब और ब्लैक कलर का आउटफिट बस ये पहने थे उसने अपने पूरी जिंदगी में। सो वो कलर देखकर उसका मुंह बन गया। उसकी नजरें अभिमन्यु के बड़े से पोर्ट्रेट पर गई, जिसमें वो बड़ा ही हैंडसम और डैशिंग लग रहा था। और जू चलक भी उस फोटो में हर बार की तरह उसने फॉर्मल ना पहनकर टी शर्ट और जीन्स पहनी थी, और वो उसे बड़ी ही जच रही थी। शॉर्ट स्लीव्स में से दिखते उसके बाइसेप्स हाईलाइट होते हुए उसके एब्स, और सबसे बढ़कर उसके वो मेसी बाल। उफ, उसे देखकर तो शौर्या की सांसें ही ऊपर नीचे होने लग गई, और दरवाजे में से उसे देखते हुए अभिमन्यु के ओठों के किनारे ऊपर की तरफ मुड़ गए। खुद का उस पर इतना असर होता हुआ देखकर वो उसे पहली बार उसके लुक्स पर घमंड होने लग गया। क्या देख रही हो? अभिमन्यु ही फिर अंदर आ गया, और उसकी अचानक आई हुई आवाज सुनकर शौर्या जरा सी सहम ही गई। बेचारी उसे ही देखने इतनी बिजी थी कि उसके आने का एहसास ही उसे नहीं हुआ। आपके लुक्स को, आप कितने हैंडसम लग रहे हो फोटो में, लेकिन रियल में तो आप बिल्कुल बोरिंग लगते हो मिस्टर बोरिंग, शौर्या ने उसके गले में हाथ डालकर कहा। और अभिमन्यु ने उसकी बात सुनकर बुरा सा मुंह बना दिया, जिसे देखकर शौर्या जोर जोर से हंसने लग गई। बड़ी हंसी आ रही है ना तुम्हें? और क्या कहा मिस्टर बोरिंग? हम बताओ तुम्हें कि ये मिस्टर बोरिंग क्या कर सकता है? अभिमन्यु चीरते हुए बोला, और शौर्या ने उसके गले पर की अपनी पकड़ कस ली और उसे थोड़ा सा नीचे झुकाया। क्या कर सकता है ये मिस्टर बोरिंग? उसके नजरों से नजरें मिलाकर शौर्या ने शरारती लहजे में कहा, और अभिमन्यु उसे देखता ही रह गया। उसे जो शौर्या मिली थी, उस शौर्या में और इस वाली शौर्या में जमीन आसमान का फर्क था। हाँ, मगर उन दोनों शौर्या ने एक बात कॉमन थी, उनकी हिम्मत, जिस वजह से अभिमन्यु को उससे प्यार हो गया था। शौर्या उसे ऐसे खुद में खोया हुआ देखकर मुस्कुराई, और अगले ही पल उसने उसे धक्का दे दिया। वैसे आपने बताया नहीं कि मिस्टर बोरिंग क्या करेंगे? शौर्या खिलखिलाते हुए फिर से शरारती लहजे में बोली, और अगले ही पल अभिमन्यु उसे पकड़ने के लिए उसके करीब आया। बात शौर्या को उसका मुंह समझ में आ गया, और वो बचकर एक साइड हो गई। प्रिंसेस, अभिमन्यु ने घूरते हुए उसे पुकारा, और शौर्या हंसते हुए यहाँ से वहां भागने लग गई। अभिमन्यु भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लग गया, और कुछ ही देर में वो कमरा उन दोनों की हंसी की वजह से गूंज उठा। शौर्या हंसते ही उसे चिढ़ाते हुए आगे भाग रही थी, वो वही अभिमन्यु भी उसे ऐसा देखकर बड़ा ही खुश हो रहा था और उसके पीछे भाग रहा था। क्वेल भेल ही शौर्या एक्टिव थी और पकड़ में नहीं आ रही थी, बट अभिमन्यु के लिए उसे पकड़ना इतना मुश्किल नहीं था। बट फिर भी उसकी खुशी के लिए वो जानबूझकर उसे पकड़ नहीं रहा था। हाँ, अब मैं थक गई और बस मुझे से और दौड़ा नहीं जाएगा। शौर्या एक जगह रुक गई और लंबी लंबी सांसें भरने लग गई। थक गई थी वो दौड़कर। अभी तक उसकी बॉडी उतनी रिकवर नहीं हुई थी जितनी असली शौर्या की बॉडी स्ट्रॉन्ग थी। उसने थोड़ा सा दम खाते हुए कहा, और अभिमन्यु ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसे लेकर वो बेड की तरफ आया और उसने उसे बेड पर बिठाया। तुम ठीक तो हो ना प्रिंसेस? अभिमन्यु फिक्र से उसके माथे पर का पसीना पोंछते हुए बोला, और शौर्या ने हाँ में सर हिला दिया। उसे अपने पास बिठाकर शौर्या पीछे के पीछे बेड पर गिर गई और हंसने लग गई। अभिमन्यु भी फिर उसके पास बैठ गया और वो भी हंसने लग गया। ये मोमेंट दोनों के लिए भी बहुत खास था। शौर्या ने पहली बार अपनी जिंदगी में इतनी मस्ती की थी, और अभिमन्यु उसे फिर एक बार उसके बचपन जीने के लिए मिला था, या फिर यूं कहे कि वो भी पहली बार ही उसकी जिंदगी में इतना हंस रहा था। अब भी नाराज है आप मुझसे? शौर्या उसकी तरफ देखकर बड़ा ही मासूम सा चेहरा करके मासूमियत से बोली। उसे एक बात पता चली थी, और वो ये थी कि उसकी इस मासूम शक्ल को देखकर कोई भी उसे माफ कर सकता है। ये एक्सपीरियंस कई बार आया था अभिमन्यु के साथ भी, और उसके भाइयों के साथ भी। उसकी इस मासूम सी शक्ल पर वो सब कुछ भूल गए थे, और इसी बात का फायदा शौर्या ने इस बार भी उठाया। मैं तुमसे नाराज कभी नहीं हो सकता हूँ प्रिंसेस, और जब तुम इतनी मासूम शक्ल करके इतने मासूमियत से बोलोगी तब तो बिल्कुल भी नहीं। अभिमन्यु लेटे हुए ही उसकी तरफ देखने लग गया और उसके गाल हल्के से खींचकर बोला, और शौर्या मुस्कुरा उठी। दोनों की नजरें एक दूसरे पर ही टिकी हुई थी और दोनों शिद्दत से एक दूसरे को देख रहे थे। सॉरी, अभिमन्यु ने धीरे से उसके ओठों को छू कर बोला और प्यार से उन्हें सहलाया। आज गुस्से में उसने उसके प्रिंसेस को उसने हट कर दिया था, जिसका गिल्ट उसे अब महसूस हो रहा था। सॉरी की कोई जरूरत नहीं है मन, शौर्या प्यार से बोली, और अभिमन्यु ने उसे अपने बाहों में भर लिया। प्रिंसेस, जो चाहे वो करना, लेकिन प्लीज अपने बारे में कभी भी कुछ बुरा मत कहना, और ना ही खुद को कुछ होने देना। तुम्हारे बिना तुम्हारा मन नहीं रह सकता है। मुझे अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बितानी है, अभिमन्यु बोला। और उसकी बात सुनकर शौर्या ने उसके ओठों पर ओठ टिका दिए। फिर एक बार वो दोनों किस में खो गए, बट इस बार की उनकी किस उतनी ही सॉफ्ट और प्यार भरी थी। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 34, रोमांटिक कॉफी डेट एंड फैमिली लव एंड जेलेसी। Reborn for love and revenge. Story is in my library. Don't forget to read this story also. आपको बहुत पसंद आएंगी। मैं तुमसे नाराज कभी नहीं हो सकता हूँ प्रिंसेस, और जब तुम इतनी मासूम शक्ल करके इतने मासूमियत से बोलोगी
तब तो बिल्कुल भी नहीं। अभिमन्यु लेटे हुए ही उसकी तरफ देखने लग गया और उसके गाल हल्के से खींचकर बोला, और शौर्या मुस्कुरा उठी। दोनों की नजरें एक दूसरे पर ही टिकी हुई थी और दोनों शिद्दत से एक दूसरे को देख रहे थे। सॉरी, अभिमन्यु ने धीरे से उसके ओठों को छूकर बोला और प्यार से उन्हें सहलाया। आज गुस्से में उसने उसके प्रिंसेस को उसने हर्ट कर दिया था, जिसका गिल्ट उसे अब महसूस हो रहा था। सॉरी की कोई जरूरत नहीं है मन, शौर्या प्यार से बोली और अभिमन्यु ने उसे अपने बाहों में भर लिया। प्रिंसेस, जो चाहे वो करना, लेकिन प्लीज अपने बारे में कभी भी कुछ बुरा मत कहना और ना ही खुद को कुछ होने देना। तुम्हारे बिना तुम्हारा मन नहीं रह सकता है। मुझे अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बितानी है, अभिमन्यु बोला और उसकी बात सुनकर शौर्या ने उसके ओठों पर ओठ टिका दिए। फिर एक बार वो दोनों किस में खो गए, बट इस बार की उनकी किस उतनी ही सॉफ्ट और प्यार भरी थी। लियो ने किए हुए मैसेज से वो दोनों होश में आ गए और शौर्या उसके सीने पर सर रख कर लेट गई। चलो खाना रेडी है, लियो ने मैसेज किया है, अभिमन्यु फोन देखकर बोला और उसने लियो को मैसेज करके वहां से जाने के लिए बोल दिया। हम, शौर्या आलसी होकर बोली और उसके सीने पर सर रखकर अपनी आंखें बंद कर ली। भूख नहीं है क्या, अभिमन्यु उसके सर को सहलाते हुए बोला। मैंने लंच किया था, सो तुसी ही भूख है, शौर्या ने जवाब दिया और अभिमन्यु मुस्कुरा उठा। सो भूख लगी है, ये रीजन था यहाँ रुकने का, अभिमन्यु का कहना, और शौर्या ने अपनी बत्तीसी दिखा दी। और नहीं तो क्या, वरना अपने तो मुझे भेजने की पूरी तैयारी कर दी थी। शौर्या ने जैसे ही कहा वैसे ही अभिमन्यु को उस पर बड़ा ही प्यार आ गया। सॉरी, और हाँ, आगे भी अगर मैं कभी गुस्से में हट होकर तुम्हें जाने को कहूँ ना, तो तुम ऐसे ही मेरे पास रुक जाना प्रिंसेस, एंड आई प्रोमिस, अगर कुछ रीजन से तुम मुझसे गुस्सा हो गई और तुमने मुझे जाने को कहा, तब उस वक्त में भी जाने के बजाय ऐसे ही कोई भी बहाने बनाकर तुम्हारे पास तुम्हारे साथ रुक जाऊंगा, अभिमन्यु बोल। और शौर्या ने उसके हाथ में हाथ देकर उसे प्रोमिस कर दिया। फ्रेश होकर वो दोनों बाहर आ गए और उनकी नजरें पूल साइड के टेबल के पास गई, जहाँ लियो ने सब कुछ बहुत अच्छे से सजा कर रखा हुआ था। अभिमन्यु ने ही उसे खाना वहां रखने को बोला था, क्षमा का वक्त था, सो अभिमन्यु के कहने पर लियो ने सैंडविच, पास्ता, ये दोनों चीजें ही बनाई थी, और बाकी की कुछ स्नैक्स, पेस्ट्री, वो सब कुछ नीचे कैंटीन से मंगवाए थे, साथ ही में कॉफी भी। इतना सब कुछ, आई मस्ट से लियो बहुत अच्छा है, और ये इतनी प्यारी डेकोरेशन, वाओ। शौर्या ने उसकी तारीफ की। वो टेबल देखकर ही वो खुश हो गई, बखूबी से सजाया हुआ टेबल, मिडल में एक छोटा मगर प्यारा सा बुके, और कैंडल्स भी, कितना प्यारा लग रहा था सब कुछ। और उस प्यारे माहौल को साथ देता हुआ वो सॉफ्ट आवाज में बजता रोमांटिक म्यूजिक, और पीछे का स्विमिंग पूल भी। एक छोटी सी प्यारी सी कॉफी डेट ही अरेंज करके गया था लियो। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये सब उसे मैंने अरेंज करने के लिए कहा था, अभिमन्यु मुंह बनाकर ही बोला, और उसे वैसे जेलेस होता देखकर शौर्या ने उसके गाल पर ओठ टिका दिए। एंड फिर क्या, अभिमन्यु उतने में ही खुश हो गया। उसके हाथ को थाम को कर अभिमन्यु ने उसे नीचे सोफे पर बिठाया और खुद उसके बाजू में बैठ गया। उसने 2 प्लेट ली और दोनों को कुछ स्नैक्स सर्व किए और एक प्लेट उठाकर शौर्या के हाथ में दे दी। साथ ही में उसने उसे कॉफी का मग भी थमा दिया। हम एक ही मग से कॉफी पियेंगे, शौर्या खुश होकर बोली, और अभिमन्यु ने हाँ में सर हिला दिया। वेल, ये तो उसके लिए रिवार्ड था, तो वो क्यों भला मना करता एक को में कॉफी पीने के लिए। पैर ऊपर लेकर बैठो, अभिमन्यु बोला, और उसकी बात सुनकर शौर्या ने कंफ्यूजन में उसके तरफ देखा। वो भी उसकी प्लेट हाथ में लेकर ऊपर पैर लेकर बैठा हुआ था। बट क्यों, और अगर प्लेट और मग दोनों एक साथ हाथ में रखेगी तो खाएंगी कैसे, शौर्या कंफ्यूज होकर बोली। हम बताता हूँ, पहले पैर तो ऊपर ले लो, अभिमन्यु ने कहा, और उसकी बात सुनकर शौर्या पैर ऊपर ले लिए। अभिमन्यु ने भी एक हाथ में उसकी प्लेट पकड़ी और किसी तरह का बटन प्रेस कर दिया, और वैसे करते ही वो काउच मूव हुआ और स्विमिंग पूल के पास चला गया। वो दोनों फिर टर्न होकर बैठ गए और वो काउच पूल के ऊपर चला गया। पैर नीचे करते ही उनकी पूल में की पानी से लग रहे थे। अभिमन्यु ने एक और बटन प्रेस किया और वहां फिर छोटी सी टेबल आ गई, जिस पर उसने उन दोनों की प्लेट्स और कॉफी मग रख दी। ये बहुत बहुत अच्छा है मन, आई एम सो हैप्पी, शौर्या चहक उठी, और अगले ही पल अभिमन्यु ने ही कौन सा और एक बटन प्रेस किया और ऊपर के छत ट्रांसपेरेंट हो गई। शाम हो गई थी तो आसमान में हल्का सा अंधेरा छाया हुआ था, और साथ ही में शाम की वो सूरज की गोल्डन केशरी रोशनी, कितना साफ दिख रहा था पूरा आसमान। शौर्या तो ऊपर देखकर ही खुश हो गई। मन, ये किसकी प्लानिंग थी, ये ऐसा व्यू, ये अरेंजमेंट, कितना अच्छा और रिलैक्सिंग है ये। शौर्या सच में बहुत खुश हो गई थी। उनके कॉच का शेप भी थोड़ा चेंज हो गया था और वो अब पीछे आराम से टेक कर बैठ सकते थे। अम्मा, मेरा ही, मुझे खुले आसमान को देखना काफी पसंद है। नानी के साथ बचपन में मैं ऐसे ही तारों से सजा हुआ आसमान देखता था, एंड ये खुला आसमान देखने के बाद आई फील रिलैक्स। सो फिर क्या, मैंने ये सीक्रेट पेंट हाउस बना दिया और अपने लिए स्पेशली ये जगह बनाई। ठंडे पानी में पैर रखकर ऊपर खुले आसमान को देखना, इट्स जस्ट अ हेवन, ये मुझे मेरे नानी की याद दिलाती है। सो अभिमन्यु उसके साथ उसकी बचपन की यादें शेयर करने लग गया, और साथ ही में वो एक एक बाइट करके शौर्या को खिला भी रहा था। शौर्या भी उसकी बात सुनते हुए खिला रही थी, और दोनों एक ही मग से कॉफी भी पी रहे थे। आगे का ना जाने कितना वक्त दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए बैठे और उस नज़ारे का मजा लेने लग गए।
वही दूसरी और बुंदेला हाउस में ओमकारा बड़ा चढ़ाकर उसके दोनों भाइयों को आज उसने कैसे शौर्या के साथ वक्त स्पेंड किया और शौर्या ने क्या क्या किया ये बताया। हर लफ्ज में वो सिर्फ शौर्या की ही तारीफ कर रहा था और अपने दोनों भाइयों को जलाने के लिए बार बार ये कह रहा था कि शौर्या ने उससे कहा कि वो दुनिया का बेस्ट भाई है और जो जेड स्टोन्स उसने उसे दिए थे उसे फ्लॉन्ट करना तो वो बिल्कुल भी नहीं भूला। और क्या शिवाय और रुद्राय जल जलकर राख हो गए। वेल यही हाल मृणाल जी और संजीव जी का भी था। उनके छोटे बेटे ने उनसे उनकी बेटी छीन ली थी और सिर्फ छीनी ही नहीं थी तो उसके साथ इतना टाइम भी स्पेंड किया था और उससे शौर्या से सबसे पहले गिफ्ट उसे ही ओमकारा को ही मिला था। ये जेलेस होना रुद्राय और शिवाय में उसके पेरेंट्स से ही आई थी। तुम्हें शर्म नहीं आती ओम, हमारी छोट बहन से गिफ्ट लेते हुए? हमें तो उसे गिफ्ट देने चाहिए, मगर देखिए तुम ओम यही कि उससे गिफ्ट ले रहा है। शिवाय ने चिढ़कर ओम की बंद बजाने के हिसाबत से कहा। और फिर क्या मृणाल जी गुस्सा हो गई? उन्हें बस एक बहाना चाहिए था ओम से गुस्सा होने का, जो उन्हें मिल गया। भाई मैंने नहीं मांगा उससे, प्रिंसेस ने ही मुझे दिया है। ओम ने कहा ही था कि मृणाल जी उसे डांट लगाने लग गई और बहती गंगा में संजीव जी, शिवाय और रुद्राय ने भी हाथ धो दिया, मतलब उसे डांट लगा दी। दुनिया के सामने क्रूएल माफिया किंग ओमकारा बुंदेला उसके घर में उसके मोम डैड और दोनों बड़े भाइयों से डांट खा रहा था। हो गया आप सबका, ओम जरा गुस्से में ही बोला और चारों उसे और घूर कर देखने लग गए। आप सबको पता है मैं ना वो जो जेड प्रिंसेस ने मुझे दिया है ना, उससे हम सब के लिए कुछ ना कुछ बनाने वाला था, स्पेशली आपके लिए मोम, एक प्योर ग्रीन जेड से बना हुआ नेकलेस, और आप सब के लिए भी कुछ ना कुछ, ताकि हमारी प्रिंसेस की तरफ से आया हुआ पहला गिफ्ट हम सबको मिल सके। बट नहीं, आप सबको तो वो चाहिए ही नहीं, सो मैंने अपना मन बदल दिया। वेट, ओमकारा ने कहा और शिवाय के असिस्टेंट को कॉल कर दिया। योगेश, मैंने जो आज जेड क्रिस्टल तुम्हें भेजा है ना, और सबके लिए जो डिजाइन बनने बोले हैं वो कैंसिल कर। क्या कर रहे हो भाई, फोन मुझे दो। ओमकारा बोल ही रहा था कि शिवाय ने उसके हाथ से फोन ले लिया और ओमकारा उससे वो लेने जता उससे पहले ही रुद्राय ने उसे पकड़ लिया। कोई जरूरत नहीं है कैंसिल करने की योगेश, तुम उस क्रिस्टल से अच्छी ज्वेलरी बनाओ और हाँ मैं श्योर करना कि उससे सबसे पहले 2 नेकलेस बनाओ जो हमारी अब तक के सबसे बेस्ट डिजाइन होंगी, और फिर अगर क्रिस्टल बचा तो हमारे लिए कुछ ना कुछ बना लेना। शिवाय ने जल्दी से और कुछ इंस्ट्रक्शन दिए और कॉल कट कर दिया। भाई, ओमकारा ने घूरकर शिवाय को देखा और शिवाय मुस्कुराकर उसके पास आ गया। अरे मेरा छोटा भाई, मेरा सबसे अच्छा भाई, तुम किसी आइलैंड को खरीदने का सोच रहे हो ना, और शायद उसमें कुछ प्रॉब्लम भी आ रही है। सॉरी यार, पहले उससे दूर रहा, लेकिन आई प्रॉमिस कल सुबह तक सबको क्लियर हो जाएगा और तुम्हें वो आइलैंड मिल जाएगा। हे ना डैड, शिवाय ने उसे लालच दी जो कि ओम को समझ में आ गई, बट फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। पागल थोड़ी ही था, इतना बड़ा मिलता आइलैंड ठुकराने के लिए। ठीक है, लेकिन रुद्राय भाई, आपके पास वो पेंटिंग थी, वो ना मेरे कलेक्शन में बहुत जचेंगी, अगर आप यूं करो। मैं क्या कह रहा हूँ? ओमकारा ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और रुद्राय उसे घूर कर देखने लग गया। ठीक है, दे दूंगा। रुद्राय बुझे मन से और गुस्से से ही वो तस्वीर देने के लिए तैयार हो गया और ओमकारा की लालची नजर उसके मोम डैड की तरफ चली गई, और फिर क्या उसने उन दोनों से भी रिश्वत ले ली और वो दोनों भी मान गए। वैसे डैड, आपको नहीं लगता कि शौर्या के साथ सबसे पहले टाइम स्पेंड करने का नंबर हमारा था? शिवाय ओम को घूरते हुए ही बोला। नहीं, मुझे लगता है कि तुम दोनों से भी पहले हम दोनों का खुद के और मृणाल जी की तरफ इशारा करके का नंबर था। संजीव जी भी ओमकारा को घूरते हुए ही बोले। मेरे पास मत देखिए आप दोनों, और इतना ही बहना के साथ टाइम स्पेंड करना है तो जाए और उस अभिमन्यु को बोलिए कि हमारी बहना हमें वापस दे दे। यार दोपहर से वो उसके साथ है, अब तो रद्द भी हो गई, उसे अब तो जाना चाहिए था। ओमकारा ने उन चारों का ध्यान खुद पर से हटाकर अभिमन्यु पर लगा दिया और वहां से पतली गली पकड़कर खिसक लिया। पता चला उन्हें अभी अभी आए हुए गुस्से की वजह से उसका पूरा प्रॉफिट उसके हाथ से निकल जाए। अम्मा, अभिमन्यु शिट में भूल कैसे गई? संजीव, हमें ना अभिमन्यु को और उसके पूरे फैमिली को घर पर बुलाना चाहे डिनर के लिए। कितने दिन हो गए राठौड़ फैमिली से मिले हुए, उनके साथ मिलना भी हो जाएगा और डिनर भी हो जाएगा। मृणाल जी जरा खुश होते हुए ही बोली। मोम, आपको नहीं लगता कि हमारी बहना को सबसे पहले उसकी अपनी फैमिली से मिलना चाहिए, ना कि उसके होने वाले ससुराल वालों से? एक तो पहले ही हमें हमारी बहना के साथ वक्त बिताने को नहीं मिल रहा है, और पता चला कि जैसे ही राठौड़ फैमिली को उसके बारे में पता मालूम हुआ तो वो उसे अभी के अभी बहू बनाकर लेकर चले जाएंगे और हमारी बहना हमारे हिस्से और भी कम आ गई। रूथ की जेलेसी भरी बात और सब मुस्कुरा उठे। राठौड़ फैमिली भले ही दुनिया के लिए बड़ी ही स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिक्ट हो, लेकिन बुंदेला जब बहुत अच्छे से जानते थे कि वो कितने स्वीट है। हम बात तो सही ही कह रहे हो तुम। फिर संजीव, हम ना सिर्फ अभिमन्यु को ही कल डिनर पर बुलाते हैं और हम ना शौर्या को लेकर कल शॉपिंग पर जाएंगे ताकि डिनर की अरेंजमेंट भी कर सके, हमारी प्रिंसेस को ढेर सारी चीजें दिला भी सके और उसके साथ टाइम भी स्पेंड कर सके। क्या कहते हो? मृणाल जी ने प्लान बनाया और संजीव जी कुछ कहते उससे पहले ही शौर्या के दोनों बड़े भाई शिव और रूथ जोर से नहीं कहकर चीखे। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 35, शौर्या के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए सब में कॉम्पिटिशन। अम्मा, अभिमन्यु शिट में भूल कैसे गई?
संजीव हमें ना अभिमन्यु को और उसके पूरे फैमिली को घर पर बुलाना चाहा है डिनर के लिए। कितने दिन हो गए राठौड़ फैमिली से मिले हुए, उनके साथ मिलना भी हो जाएगा और डिनर भी हो जाएगा। मृणाल जी जरा खुश होते हुए ही बोली, मोम आपको नहीं लगता कि हमारी बहना को सबसे पहले उसकी अपनी फैमिली से मिलना चाहिए, ना कि उसके होने वाले ससुराल वालों से। एक तो पहले ही हमें हमारी बहना के साथ वक्त बिताने को नहीं मिल रहा है और पता चला कि जैसे ही राठौड़ फैमिली को उसके बारे में पता मालूम हुआ तो वो उसे अभी के अभी बहू बनाकर लेकर चले जाएंगे और हमारी बहना हमारे हिस्से और भी कम आ गई। रूथ की जेलेसी भरी बात और सब मुस्कुरा उठे। राठौड़ फैमिली भले ही दुनिया के लिए बड़ी ही स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिक्ट हो, लेकिन बुंदेला जब बहुत अच्छे से जानते थे कि वो कितने स्वीट है। हम बात तो सही ही कह रहे हो तुम। फिर संजीव हम ना सिर्फ अभिमन्यु को ही कल डिनर पर बुलाते हैं और हम ना शौर्या को लेकर कल शॉपिंग पर जाएंगे ताकि डिनर की अरेंजमेंट भी कर सके, हमारी प्रिंसेस को ढेर सारी चीजें दिला भी सके और उसके साथ टाइम भी स्पेंड कर सके। क्या कहते हो? मृणाल जी ने प्लान बनाया और संजीव जी कुछ कहते उससे पहले ही शौर्या के दोनों बड़े भाई शिव और रूथ जोर से नहीं कहकर चीखे। क्यों नहीं? मृणाल जी और संजीव जी एक साथ? क्योंकि कल शौर्या मेरे साथ जाएंगी। शिव, शौर्या कल मेरे साथ जाएंगी। रूथ दोनों एक साथ ही बोले और फिर एक दूसरे को घूर कर देखने लग गए। रूथ, मैं बड़ा हूँ और बहना कल मेरे साथ जाएंगी शॉपिंग, मूवी और फिर घूमने भी, शिव ने रोब जताते हुए कहा और रूथ उसे घूर कर देखने लगा। बिल्कुल भी नहीं ब्रो, और आप सिर्फ मुझसे कुछ ही मिनट्स बड़े हो, सो इस हिसाब आप मुझ पर रोब नहीं चला सकते। बाकी सब मामलों में चलेगा, लेकिन प्रिंसेस के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। मैं ही कल शौर्या को लेकर घूमने जाऊंगा और उसे मेरे हॉस्पिटल भी लेकर जाऊंगा और मेरी पेंटिंग का कलेक्शन दिखाने भी, रूथ ने कहा और वो दोनों उस बात पर झगड़ने लग गए। क्या हो रहा है यहाँ? और आप दोनों इस तरह से लड़ क्यों रहे हो? शौर्या की आवाज और सबका ध्यान उस तरफ चला गया। तुम अकेले आए हो क्या? अभिमन्यु भाई ने तुम्हें ड्रॉप नहीं किया? ओमकारा का सवाल और उसके सवाल में का पजेसिवनेस देखकर शौर्या मुस्कुराए। भाई, उन्होंने ही मुझे यहाँ छोड़ा है और उन्हें एक कॉल आया था, इस वजह से वो अंदर नहीं आए। बट आप दोनों क्यों लड़ रहे हो शिव भैया? रूथ भाई, शौर्या ने ओमकारा को जवाब दिया और बारी बारी उसके दोनों बड़े भाइयों की तरफ देखा। गुड़िया, तुम क्या कल मेरे साथ? शिव पूछने ही वाला था कि क्या वो उसके साथ कल घूमने आएंगी, उससे पहले ही मृणाला जी ने उसे रोक लिया। शिव चुप कर जाओ, मृणाल जी ने उसे रोका और शौर्या की तरफ देखकर मुस्कुराए। तुम्हारा आज का दिन कैसे बीता शौर्या? क्या तुमने आज एंजॉय किया? मृणाल जी शौर्या के पास आकर उसका हाथ पकड़कर बोली। बहुत अच्छा था आज का दिन मम्मा, हमने बहुत एंजॉय किया। आप जानती हो ओम भाई ना मुझे। शौर्या उन्हें सब बताने लग गई और फिर उसने अभिमन्यु को कैसे तंग किया और अभिमन्यु ने कैसे उसे सरप्राइज दिया, वो सब कुछ बताने लग गई। वो सब कुछ खुशी खुशी बता रही थी और वो चेहरों आदमी, शौर्या के डैड और उन सके तीनों भाई जिन्हें ये बातें सिर्फ और सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम लगती थी, वो आज अच्छे से सुन रहे थे। अम्मा, शौर्या बच्चू, क्या तुम मेरे साथ कल हॉस्पिटल आ जाओगी? अभिमन्यु भी कल हॉस्पिटल आने वाला है और हम बाहर घूमने भी जाएंगे, क्या तुम आओगी ना मेरे साथ? रूथ ने वाटक पर अपनी बात कही और अगले ही पल शौर्या ने जोर जोर से हाँ में सर हिला दिया। हाँ भाई, मैं चलूंगी, मैं जरूर चलूंगी। शौर्या का कहना और रूथ की खुशी सातवें आसमान पर पहुंच गई तो वही बाकी के तीनों, शिव, मृणाला जी और संजीव जी उदास हो गए। बट शौर्या के देखने के पहले ही उन्होंने उनका चेहरा सीधा कर दिया। ठीक है, फिर कल तुम रूथ के साथ जाओ और परसों मेरे साथ आ जाना, मैं तुम्हें ऑफिस भी घुमाऊंगा और हम भी शॉपिंग पर जाएंगे। प्रॉमिस करो मुझसे कि तुम मेरे साथ आऊंगी। शिव भी मौके पर चांस मारते ही बोला और मृणाल जी और संजीव जी उन्हें घुराकर देखने लग गए। वो कुछ कहने वाले थे बट उनके कुछ भी कहने से पहले शौर्या ने हाँ में सर हिला दिया और बेचारे उनके बेटी की खुशी के लिए फिर से चुप हो गए। मम्मा, फिर उसके कल मैं आप दोनों के साथ टाइम स्पेंड करूंगी। शौर्या ने उनके एक्सप्रेशन देख लिए थे जिन्हें समझकर उसने ही प्रॉमिस कर दिया कि उसका कल वो उनके साथ स्पेंड करेगी और फिर क्या वो दोनों की खुशी बहुत ही बढ़ गई। हमारी प्यारी समझदार बेटी, मृणाल जी ने उसे गले से लगा लिया और संजीव जी ने फिर उन दोनों को, तीनों भाइयों ने भी उन तीनों को गले लगाकर उनके फैमिली हक को पूरा किया और फिर वो हंस पड़े। उन सब के साथ थोड़ी बातें करने के बाद और मस्ती करने के बाद शौर्या ऊपर उसके कमरे में आ गई। चिका फ्रेश होने के बाद शौर्या ने पहले उसे आवाज और अब की बार उसे चिका का रिस्पॉन्स मिल गया। कहाँ चली गई थी तुम चिका? मैं तुम्हें दोपहर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? शौर्या ने बैक टू बैक सवाल किए और चिका ने उबासी ले ली। चिका, भूलो मत कि तुम एक सिस्टम हो, सो ये आलस एंड ऑल, ये सब तुम्हें नहीं आना चाहिए। शौर्या का कहना और चिका तुरंत बोली, बॉस, भले ही मैं एक सिस्टम हूँ बट अभी मत भूलो कि आपने मुझे बिल्कुल किसी लड़की की तरह ही बनाया है। सो भले ही मैं जानती हूँ कि मैं कोई इंसान नहीं हूँ, उसके बावजूद ही मुझ में हर एक मजहरे किसी टीनेज गर्ल के जैसे ही है। और हाँ, आज मैं अब के ही कम में बीजी थी। चिका मुंह फुलाकर बोली और शौर्या को याद आया कि उसने किस तरह से चिका के फीचर्स को डिजाइन किया था। हम ओके, बट क्या कम कर रही थी तुम? शौर्या ने सवाल किया।
आपको और आमिर बनने के रास्ते ढूंढ रही थी मैं, और वो मुझे मिल भी गए। एक कंपनी है जिसे हैकर की जरूरत है, किसी ने उनके नए सॉफ्टवेयर का पूरा डाटा चुरा लिया है, जिसे वापस उन्हें पाना है, वो भी जल्द से जल्द, और जो भी ऐसा करेगा उसे वो कम से कम 10 करोड़ रुपए देंगे। सो क्या आप ये काम करेगी बॉस? चिका ने सवाल किया और शौर्या ने हाँ में सर हिला दिया। 10 करोड़ सच में कम नहीं थे, सो उसने उस प्रोजेक्ट को लेने के बारे में सोचा। ओके, उनसे कांटेक्ट करो, मैं उनसे बात करूंगी, शौर्या ने कहा। चिका से सिर्फ वो ही बात कर सकती थी और उसे वो ही सुन सकती थी। टायर्ड यार, इतना सर दर्द कर रहा है कि क्या लिखूं सूझ भी नहीं रहा है, और ग्रामर मिस्टेक हो रही है वह अलग। सॉरी, आज इतना ही पार्ट आएगा, अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 36, हम आपको इस हैकिंग की मुंहमांगी कीमत देंगे। चिका फ्रेश होने के बाद शौर्या ने पहले उसे आवाज और अब की बार उसे चिका का रिस्पॉन्स मिल गया। कहाँ चली गई थी तुम चिका? मैं तुम्हें दोपहर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? शौर्या ने बैक टू बैक सवाल किए और चिका ने उबासी ले ली। चिका, भूलो मत कि तुम एक सिस्टम हो, सो ये आलस एंड ऑल, ये सब तुम्हें नहीं आना चाहिए, शौर्या का कहना। और चिका तुरंत बोली, बॉस, भले ही मैं एक सिस्टम हूँ, बट अभी मत भूलो कि आपने मुझे बिल्कुल किसी लड़की की तरह ही बनाया है। सो भले ही मैं जानती हूँ कि मैं कोई इंसान नहीं हूँ, उसके बावजूद ही मुझ में हर एक मजहरे किसी टीनेज गर्ल के जैसे ही है। और हाँ, आज मैं अब के ही कम में बीजी थी, चिका मुंह फुलाकर बोली। और शौर्या को याद आया कि उसने किस तरह से चिका के फीचर्स को डिजाइन किया था। हम ओके, बट क्या कम कर रही थी तुम? शौर्या ने सवाल किया। आपको और आमिर बनने के रास्ते ढूंढ रही थी मैं, और वो मुझे मिल भी गए। एक कंपनी है जिसे हैकर की जरूरत है, किसी ने उनके नए सॉफ्टवेयर का पूरा डाटा चुरा लिया है, जिसे वापस उन्हें पाना है, वो भी जल्द से जल्द, और जो भी ऐसा करेगा उसे वो कम से कम 10 करोड़ रुपए देंगे। सो क्या आप ये काम करेगी बॉस? चिका ने सवाल किया और शौर्या ने हाँ में सर हिला दिया। 10 करोड़ सच में कम नहीं थे, सो उसने उस प्रोजेक्ट को लेने के बारे में सोचा। ओके, उनसे कांटेक्ट करो, मैं उनसे बात करूंगी, शौर्या ने कहा। चिका से सिर्फ वो ही बात कर सकती थी और उसे वो ही सुन सकती थी, बाकी कोई और नहीं। चिका की हेल्प से शौर्या ने अपने लिए एक एडवांस लैपटॉप खरीद लिया था और साथ ही में एक फ़ोन भी, जिस पर आए हुए कांटेक्ट को कनेक्ट कर शौर्या ने सामने वाले पार्टी को कॉल लगा दिया। हेलो, शौर्या अपने आवाज में बदलाव लाकर बोली थी। वो नहीं चाहती थी कि वो किसी को भी कोई भी चांस दे आगे जाकर उसे पहचानने का, और उसकी आवाज सुनकर उधर से थोड़ी खुशी भरी आवाज ही सुनाई दी। मिस एक्स, हम आपके ही कॉल का वेट कर रहे थे, हमें आपको फिलहाल में बहुत ज़रूरत है, और अगर आप चाहे तो हम इस एक काम के आपको मुंहमांगी कीमत देने के लिए तैयार है। अगर 10 करोड़ आपके लिए काफ़ी नहीं है, सो व्हाट अबाउट 15 करोड़? बट प्लीज हमें लिए ये काम कीजिए, हम आपको इस हैकिंग की मुंहमांगी कीमत देंगे। आमने से कोई 40/45 का इंसान इंग्लिश में बात कर रहा था, और उसकी बात सुनकर शौर्या एक पल के लिए खामोश हो रही और वो कुछ सोचने लग गई। हमरे बॉस आपसे बात करना चाहते हैं, प्लीज अब उनसे बात कीजिए ना, उस आदमी ने कहा, और शौर्या की कोई बात सुने बगैर ही दूसरे किसी से कॉल कनेक्ट कर दिया। अरे यार, मैं वैसे भी ये कम करने ही वाले थी, लेकिन इसने बॉस को क्यों बीच में डाल दिया? बना उससे बात करे भी, मैं कहा इस काम को मन करने वाली थी। शौर्या का बिल्कुल भी मूड नहीं था एसबी से बात करने का, और वो ये कहकर कि मैं एक कम करूंगी, इतना कहकर कॉल रखने ही वाली थी कि उसे वह से बॉस की आवाज सुनाई दी। हेलो, वो शांत, गंभीर, मैग्नेटिक आवाज, और शौर्या के दिल की धड़कन स्किप हो गई। क्या आप मुझे सुन रही हैं मिस एक्स? उस बॉस ने उधर से कहा, और शौर्या उसकी आवाज सुनकर होश में आ गई। हाँ, सुन रही हूँ, एंड आई मस्ट से यू हैव सच अ सेक्सी वॉइस, शौर्या ने कहा, और कुछ पल साम खामोशी छा गई। वेल, ये आवाज इतनी सेक्सी है तो आप कितनी सेक्सी होंगे मिस्टर? शौर्या ने कहते हुए पहुंच लिया, और वो सामने वाले शख्स का नाम जानने का इंतजार करने लग गई। बेहतर होगा अगर हम काम की बातें करें, समाने से उस बॉस की आवाज, और उसने छिपाई देता गुस्सा। उफ, उसके ओठों पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। ओके, कम की बात करते हैं, जैसे कि आपने 15 करोड़ का ऑफर दिया है, क्यों ना मैं इस अफेयर में कुछ चेंजेस कर दूं? ज़्यादा नहीं करूंगी, बस इतना कि मैं आपसे मेरी फीस सिर्फ 5 करोड़ ही लूंगी, बट बाकी के 10 करोड़ के बदले आपको मेरे साथ डिनर पर आना होगा। मिस्टर बॉस, क्या आप आएंगे? शौर्या ने कहा, और अगले ही पल उसके कानों से किसी की सांसें टकरा गया, जैसे वो इंसान काफी गुस्से से अपने सांस अंदर बाहर कर रहा हो। आपका जवाब? शौर्या फिर से बोली, और नेक्स्ट मोमेंट पर ही उसे वह से कुछ टूटने की आवाज आ गई। काम करना है तो करो, वरना मत करो। और रहा सवाल डिनर का, तो मैं सिर्फ मेरी प्रिंसेस के साथ डिनर करना पसंद करता हूँ, दूसरे किसी के साथ भी नहीं। सो यू हैव जस्ट हाफ आवर, तुम्हारा डिसीजन क्या है ये बता दो, बॉस ने गुस्से से कहा, और कॉल काट दिया। और शौर्या जोर जोर से हंसने लग गई। और ये प्रिंसेस भी सिर्फ आपके साथ ये कि उसके प्रिंस के साथ ही डिनर करना पसंद करती है मन, और ये प्रिंसेस आपके साथ डिनर करके ही रहेंगी, शौर्या बोली, और उसने चिका से कांटेक्ट किया। चिका, तुमने बताया क्यों नहीं कि मैं जिसके लिए हैकिंग करने वाले हूँ वो अभिमन्यु की कंपनी है? शौर्या का कहना, और चिका भी हैरान हो गई। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 37, मिस एक्स की हैकिंग स्किल्स, अभिमन्यु हुआ इम्प्रेस। ओके,
काम की बात करते हैं, जैसे कि आपने 15 करोड़ का ऑफर दिया है, क्यों ना मैं इस ऑफर में कुछ चेंजेस कर दूं। अहम ज़्यादा नहीं करूंगी, बस इतना कि मैं आपसे मेरी फीस सिर्फ 5 करोड़ ही लूंगी, बट बाकी के 10 करोड़ के बदले आपको मेरे साथ डिनर पर आना होगा। मिस्टर बॉस, क्या आप आएंगे? शौर्या ने कहा और अगले ही पल उसके कानों से तेज सांसें टकरा गई, जैसे वो इंसान काफी गुस्से से अपने सांस अंदर बाहर कर रहा हो। आपका जवाब? शौर्या फिर से बोली और नेक्स्ट मोमेंट पर ही उसे वह से कुछ टूटने की आवाज आ गई। काम करना है तो करो, वरना मत करो। और रहा सवाल डिनर का, तो मैं सिर्फ मेरी प्रिंसेस के साथ ही डिनर करना पसंद करता हूँ, दूसरी किसी के साथ भी नहीं। सो यू हैव जस्ट हाफ आवर। तुम्हारा डिसीजन क्या है ये कॉल करके मेरे असिस्टेंट को बता दो, बॉस ने गुस्से से कहा और कॉल कट कर दिया। और शौर्या जोर जोर से हंसने लग गई। और ये प्रिंसेस भी सिर्फ आपके साथ ही, यानी कि उसके प्रिंस के साथ ही डिनर करना पसंद करती है मन, और ये प्रिंसेस आपके साथ डिनर करके ही रहेंगी, शौर्या बोली और उसने चिका से कांटेक्ट किया। चिका, तुमने बताया क्यों नहीं कि मैं जिसके लिए हैकिंग करने वाले हूँ वो अभिमन्यु की कंपनी है? शौर्या का कहना, और चिका भी हैरान हो गई। अम्मा बॉस, मुझे इतना कोई आइडिया नहीं था इस बारे में। ये कंपनी के ओनर कोई मिस्टर अलेक्स रन करते हैं, और उनकी आइडेंटिटी अब तक किसी के भी सामने नहीं आई है। ही इज़ वेरी सीक्रेटिव पर्सन, सो मैंने भी उनके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं लगवाया। वैसे भी हमें सिर्फ हमारे काम से ही मतलब था ना, चिका का कहना, और शौर्या ने हाँ में सर हिला दिया। उसने जल्दी से उसका लैपटॉप लिया और जिस किसी ने भी अभिमन्यु की कंपनी टेक्नोसिस, जो वो अलेक्स इस नाम से रन करता है, उस कंपनी का भी लॉन्च होने वाला सॉफ्टवेयर डाटा चुराया था। वो हैकर इतना शार्प था कि जब तक इसके बारे में पता चलता तब तक वो उनका पूरा डाटा ले चुका था। सिर्फ उस हैकर ने डाटा ही नहीं लिया था, बल्कि उनके पूरे सिस्टम में वायरस भी डाल दिया था। उस वायरस को रिमूव करने की कोशिश उसकी पूरी टीम कर रही थी, मगर कल शाम तक उन्हें वो डाटा वापस नहीं मिला, तो ये उनकी कंपनी के लिए काफ़ी नुकसान पहुंचने वाला था। बच्चिका, मैं इतनी देर तक मन के साथ थी, लेकिन उन्होंने मुझसे एक लफ्ज में भी इस बारे में नहीं कहा, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने बजाय वो मेरे साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। मुझे कुछ भी पता चलने नहीं दिया उन्होंने कि वो कितने टेंशन में है। शौर्या ने छोटा सा मुंह बनाकर कहा और अभिमन्यु और उसके साथ बिठाए हुए पलों को याद करने लग गई। वे ये सच था, अभिमन्यु उसके ऑफिस आने के पहले बेहद गुस्से में था। वह सबकी क्लास ले रहा था, बट जैसे ही उसे उसके ऑफिस आने के बारे में पता चला, वैसे ही उसका गुस्सा पल भर में दूर हो गया और वो नीचे उसे रिसीव करने आ गया। आज जो वो शौर्या से नाराज हुआ था, गुस्सा हुआ था, कहीं ना कहीं उसके पीछे का रीजन यही था। इसी टेंशन की वजह से वो थोड़ा गुस्सा हो गया, बट शौर्या की मासूम शक्ल देखकर उसका मूड अच्छा हो गया और उन दोनों ने साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कर दिया। शौर्या ने फिर जल्दी से लैपटॉप शुरू किया और उसकी उंगलियां जल्दी जल्दी कीबोर्ड पर चलने लग गई। चल नहीं नहीं, उसकी उंगलियां लैपटॉप पर भाग रही थी, वो भी फुल स्पीड में, और लैपटॉप स्क्रीन को देखने से ऐसा लग रहा था जैसे चींटियां फुल स्पीड में भाग रही हो। अगर कोई वह होता तो वो भी देख नहीं सकता था कि आखिर लैपटॉप स्क्रीन पार्ट आखिर कौन से वर्ड आ रहे हैं। कम से कम 2 मिनट के अंदर ही शौर्या ने उस सिस्टम में इंटर कर लिया जिस सिस्टम से अभिमन्यु के कंपनी का डाटा चोरी हुआ था। उस सिस्टम के तीनों सेफ्टी वॉल क्रैक करने में शौर्या के सिर्फ 2 ही मिनट लगे थे, और नेक्स्ट मिनट में वो उस सिस्टम में इंटर हो गई और जल्दी जल्दी वो छोटी हुआ पूरा डाटा फिर से अभिमन्यु के सिस्टम में इंटर करने लग गई। बॉस, आपको ये देखना चाहिए। लियो जल्दी से अभिमन्यु के पास आया और उसने टेक्नोसिस कंपनी की लैब की फुटेज शुरू कर दी, जिसमें उनका पूरा डाटा रिकवर होते ही दिखाई दे रहा था। बात अचानक से वो स्टॉप हो गया और किसी ने उनके सिस्टम को हैक कर ले उसने लॉग इन कर दिया। बॉस, ये क्या हो रहा है? लियो हैरानी से बोला, और अभिमन्यु का चेहरा देखकर वो चुप हो गया और 4 कदम पीछे हो गया। तभी अभिमन्यु के फोन पर मैसेज आया। ये मैसेज उस फोन पर आया था जो वो फोन वो टेक्नोसिस के यूज करता था। नॉट बैड मिस्टर अलेक्स, आप भी एक बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तभी तो जो काम आपकी पूरी टीम नहीं कर पाई वो आपने कुछ ही देर में कर दिया, और लगभग 37% तक का वायरस आपके सिस्टम में से रिमूव कर दिया। ये मैसेज मिस एक्स की तरफ से अभिमन्यु को आया था, और अगली ही पल उसकी नज़रें फिर से स्क्रीन पर चली गई जिसमें फुटेज शो हो रही थी, और साथ ही में ये नोटिफिकेशन भी कि वो वायरस पूरी तरह से सिस्टम में से डिलीट हो रहा है। उस नोटिफिकेशन को देखने के बाद अभिमन्यु फिर शांत सा बैठ गया और जो हो रहा है उसे देखने लग गया। तकरीबन 15 मिनट में ही वो पूरा वायरस रिमूव हो गया और अगले ही पल उस पर उनका डाटा रिकवरी का नोटिफिकेशन शो होने लग गया। मिस एक्स की स्पीड और होशियारी देखकर अभिमन्यु भी काफ़ी इंप्रेस हो गया था। सच में मिस एक्स एक बेस्ट हैकर थी, जिसने सिर्फ कुछ ही देर में उनकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी। ठीक आधे घंटे बाद पूरी प्रोसेस एंड हो गई, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि शौर्या ने उस दूसरे हैकर के सिस्टम में ऐसा एक वायरस छोड़ दिया कि उसकी पूरी सिस्टम आधे मिनट के अंदर ही ब्लास्ट हो गई और पूरी तरह से तबाह हो गई। हम तो फिर क्या ख्याल में मिस्टर अलेक्स, क्या आप मेरे साथ डिनर पर आएंगे? शौर्या का मैसेज, और अभिमन्यु ने घूरकर मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखा। शौर्या ने अभिमन्यु के ऑफिस के सीसीटीवी हैक कर लिए थे, जिसकी वजह से वो उसका रिएक्शन देख पा रही थी, और उसकी रिएक्शन देखकर उसे काफ़ी हंसी भी आ रही थी। ओह प्लीज़ मिस्टर अलेक्स, मना मत कीजिए, आप जानते नहीं आप जैसे हैंडसम, स्मार्ट और गुड लुकिंग एंड हॉट लड़के के साथ डिनर पर जाने के लिए मैं तड़प रही हूँ। प्लीज़
मेरी बात मान जाए। मिस एक्स का फिर से एक मैसेज और अभिमन्यु ने फोन ऑफ कर दिया और अगले 2 ही मिनट में शौर्या के मोबाइल पर उसके अकाउंट में 20 करोड़ ट्रांसफर ही इसका मैसेज आया। वेल बात डील तो 10 करोड़ में ही तय हुई थी, लेकिन फिर अभिमन्यु ने उसकी कीमत बढ़ाकर 15 करोड़ कर दी थी। बट अब का उसका कम देखकर अभिमन्यु सच में काफी इंप्रेस हो गया था और उसने सीधे 20 करोड़ उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। सच में खड़ूस है ये मन, बट जो भी हो वो है तो सिर्फ मेरे ही। शौर्या के ओठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई और उसने उसके फोन से जो उसे अभिमन्यु ने दिलाया था उसे अभिमन्यु को कॉल कर दिया। प्रिंसेस अभिमन्यु की वो मैग्नेटिक प्यार भरी आवाज और शौर्या भी खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाए। मिस्टर अभिमन्यु, मुझे आपसे ये पूछना था कि क्या आप कल मेरे साथ डिनर पर चलेंगे? पता नहीं क्यों मुझे आपके साथ डिनर पर जाने की बड़ी तमन्ना हुई है, शौर्या ने कहा और अभिमन्यु के ओठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई। ऑफ कोर्स मेरी गुड़िया, हम कल ही डिनर पर जाएंगे। या फिर कैसा रहेगा कि कल पूरा दिन हम साथ में स्पेंड करें, फिर रात में डिनर कर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। अभिमन्यु तो बड़ा ही खुश हुआ था शौर्या साथ डिनर जाने के प्लान से ही, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसने तो पूरा दिन साथ में बिताने का प्लान भी कर दिया। जी नहीं, पूरा दिन पॉसिबल नहीं है, मैं रुद्र भाई के साथ बाहर जाने वाली हूँ और कल शिव भाई के साथ और उसके कल मोम डैड के साथ, सो 3 दिनों तक साथ में पूरा दिन स्पेंड करना तो मुमकिन नहीं है, बट कल का डिनर वो हम साथ कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम हुआ तो, शौर्या बोली। और अभिमन्यु का मूड थोड़ा सा बुरा हो गया उसकी बात सुनकर। उसकी प्रिंसेस का आगे के 4-5 दिन पूरे तरह से पैक थे और वो उसके साथ ज्यादा वक्त बीता नहीं सकती थी, ये सच कर ही उसे बुरा लग रहा था। बुरी बात है मन, मैं आपके साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ और फिर भी आपके चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन क्यों है जैसे आपको मेरे साथ वक्त ही बिताने को नहीं मिल रहा है? शौर्या ने स्क्रीन पर अभिमन्यु के चेहरे पर के बदले हुए एक्सप्रेशन को देखकर कहा और अभिमन्यु हैरान हो गया। तुम्हें कैसे पता? अभिमन्यु हैरानी से बोला और शौर्या ने अपने ओठ खा लिया। अम्मा, पता है, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ और जैसे कि आपने कहा था मेरी पूरी फैमिली की जलकुकड़ी है, तो मैं बता दूं, मेरे उस फैमिली ने आप भी आते हो और जितना आप जेलेस होते हो ना उस हिसाब से आपकी पोजीशन तो जेलेस होने के मामले में नंबर 1 पर आती है, शौर्या बोली। और उसकी बात सुनकर अभिमन्यु के ओठों पर स्माइल आ गई। शौर्या का उसको ये अपनी फैमिली कहाँ कितना पसंद गया था अभिमन्यु को। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 38, शौर्या रुद्राय के हॉस्पिटल में। जी नहीं, पूरा दिन पॉसिबल नहीं है, मैं रुद्र भाई के साथ बाहर जाने वाली हूँ और कल शिव भाई के साथ और उसके कल मोम डैड के साथ, सो 3 दिनों तक साथ में पूरा दिन स्पेंड करना तो मुमकिन नहीं है, बट कल का डिनर वो हम साथ कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम हुआ तो, शौर्या बोली। और अभिमन्यु का मूड थोड़ा सा बुरा हो गया उसकी बात सुनकर। उसकी प्रिंसेस का आगे के 4-5 दिन पूरे तरह से पैक थे और वो उसके साथ ज्यादा वक्त बीता नहीं सकती थी, ये सच कर ही उसे बुरा लग रहा था। बुरी बात है मन, मैं आपके साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ और फिर भी आपके चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन क्यों है जैसे आपको मेरे साथ वक्त ही बिताने को नहीं मिल रहा है? शौर्या ने स्क्रीन पर अभिमन्यु के चेहरे पर के बदले हुए एक्सप्रेशन को देखकर कहा और अभिमन्यु हैरान हो गया। तुम्हें कैसे पता? अभिमन्यु हैरानी से बोला और शौर्या ने अपने ओठ खा लिया। अम्मा, पता है, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ और जैसे कि आपने कहा था मेरी पूरी फैमिली की जलकुकड़ी है, तो मैं बता दूं, मेरे उस फैमिली ने आप भी आते हो और जितना आप जेलेस होते हो ना उस हिसाब से आपकी पोजीशन तो जेलेस होने के मामले में नंबर 1 पर आती है, शौर्या बोली। और उसकी बात सुनकर अभिमन्यु के ओठों पर स्माइल आ गई। शौर्या का उसको ये अपनी फैमिली कहाँ कितना पसंद आ गया था अभिमन्यु को। थोड़ी देर उससे बात करने के बाद शौर्या ने कॉल रख दी और उसके बारे में सोचते ही वो नींद के आगोश में चली गई। नेक्स्ट मॉर्निंग वो सुबह जल्दी ही उठी और उसने थोड़ा सा योगा किया। भले ही शौर्या जो एनर्जी कैप्सूल ले रही थी जो सू ने ही बनाया था उससे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई थी, बट फिर भी शौर्या के इस बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूर था, सो उसने योगा करना शुरू कर दिया था। योगा होने के बाद उसने कुछ देर मेडिटेशन किया और फ्रेश होकर नीचे ब्रेकफास्ट करने चली गई। रुद्र तो आज बड़ा ही खुश था, आखिर उसकी बहन उसके साथ उसका पूरा दिन बिताने वाले थी। उसने सोच लिया था कि उसे क्या क्या करना है, वो कहाँ कहाँ जाएंगे और आज के दिन क्या क्या करेंगे। खुशी खुशी ही उन सब ने ब्रेकफास्ट किया और रुद्र शौर्या का हाथ पकड़कर मुस्कुराते ही घर से बाहर निकल गया और वही बाकी ही सब उसने तरफ बेहद जेलस होकर देखने लग गए। ये रुद्र भाई इतने चालाक होंगे, मैंने सोचा नहीं था। ओमकारा की गुस्से से भरी हुई आवाज और सब उसे घूरकर देखने लग गए। उनकी नजरों को समझकर ओमकार फिर बिना कुछ कहे ही वह से खिसक लिया और एक एक करके सब भी चले गए। भाई, हम पहले कहाँ जाएंगे? शौर्या की एक्साइटेड आवाज और रुद्र भी काफी खुश होकर उससे बात करने लग गया। तभी उसे किसी का कॉल आया और दूसरी ओर की बात सुनकर वो परेशान हो गया। प्रिंसेस, क्या हम पहले हॉस्पिटल जाए? इमरजेंसी है बच्चा, रुद्र ने सीरियस होकर कहा और शौर्या ने हाँ में सर हिला दिया। वेल, हॉस्पिटल जाने का उनका आप्लम तो था ही, बट आज वक्त पहले थोड़ी शॉपिंग कर लंच कर फिर हॉस्पिटल जाने वाले थे और वह थोड़ा टाइम स्पेंड करके वो रुद्र की पेंटिंग कलेक्शन देखने उसके विला जाने वाले थे। वेल, उन तीनों भाइयों के अपने अपने पर्सनल विला थे और वो कभी कभी वह जाकर रहते भी थे। मृणाल और संजीव जी ने उन्हें उनकी फुल प्राइवेसी दी हुई थी।
कोई बात नहीं भाई, ड्यूटी फर्स्ट, हम हॉस्पिटल ही चलते हैं पहले। शौर्या तुरंत मान गई। एक साइंटिस्ट और डॉक्टर होने के नाते वो भी समझती थी कि किसी का वक्त पर इलाज करना कितना जरूरी होता है। कुछ ही देर में वो हॉस्पिटल पहुंच गए और रुद्र दौड़ते हुए ही अंदर की तरफ जाने लग गया। हे नर्स, मेरी प्रिंसेस का ध्यान रखिए और मेक श्योर कि उसे किसी भी तरह की कोई कमी ना हो। रुद्र जल्दी जल्दी औरत में जाते हुए ही बोला और उसकी बात सुनकर वहां मौजूद सबका ध्यान शौर्या की तरफ गया। शौर्या ने आज सिंपल सा ही लेकिन काफी खूबसूरत अनारकली पहना था। व्हाइट कलर की उस अनारकली में वो बड़ी ही प्यारी लग रही थी और उसके ओठों पर की स्माइल, उसे देखकर तो सब उसके दीवाने ही हो गए। हेड नर्स, जो कि एक बुजुर्ग नर्स थी और जिनकी उम्र कम से कम 55 के आसपास थी, वो शौर्या की रुद्र के केबिन में लेकर चले गए और उसे के लिए नाश्ता और स्नैक्स का इंतजाम कर दिया। क्या वो लड़की डॉक्टर रुद्राय की गर्लफ्रेंड है? शायद इतनी प्यारी लड़की उनकी गर्लफ्रेंड ही होंगी। वो कितनी खूबसूरत है। उसकी स्किन नोटिस की तुमने? बिल्कुल किसी बच्चे की स्किन की तरह से वो सॉफ्ट सॉफ्ट। एंड हर आइज, उसके बाद उफ, डॉक्टर और रुद्राय को बिल्कुल सूट करती है वो, बट उनसे छोटी ही है। मुझे तो बहुत पसंद है वो। आई फील जेलेस। और भी ना जाने क्या क्या बातें वह चल रही थी। हमेशा लड़कियों से दूर रहने वाली डॉक्टर रुद्राय आज पहली बार किसी लड़की को हॉस्पिटल लेकर आ गया था और उस पर से उसका शौर्या को प्रिंसेस का कर पूरा करना। सबको गलत फहमी तो होने ही वाली थी और इसी गलत फहमी की वजह से उस हॉस्पिटल में का कई लेडी स्टाफ जो दिल ही दिल रुद्राय को चाहता था, वो शौर्या से जेलेस होकर उससे नफरत करने लग गया। जिस बंदे को वो ना जाने कब से पटाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आज किसी और ही लड़की को उसके साथ लेकर आ गया था और सिर्फ आया ही नहीं था बल्कि उसे प्रिंसेस कहकर भी पुकार रहा था। उनका जेलेस होना तो लाजमी ही था। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 39। निशी, क्या वो लड़की डॉक्टर रुद्राय की गर्लफ्रेंड है? शायद इतनी प्यारी लड़की उनकी गर्लफ्रेंड ही होंगी। वो कितनी खूबसूरत है। उसकी स्किन नोटिस की तुमने? बिल्कुल किसी बच्चे की स्किन की तरह से वो सॉफ्ट सॉफ्ट। एंड हर आइज, उसके बाद उफ, डॉक्टर रुद्राय को बिल्कुल सूट करती है वो, बट उनसे छोटी ही है। मुझे तो बहुत पसंद है वो। आई फील जेलेस। और भी ना जाने क्या क्या बातें वह चल रही थी। हमेशा लड़कियों से दूर रहने वाली डॉक्टर रुद्राय आज पहली बार किसी लड़की को हॉस्पिटल लेकर आ गया था और उस पर से उसका शौर्या को प्रिंसेस का कर पूरा करना। सबको गलत फहमी तो होने ही वाली थी और इसी गलत फहमी की वजह से उस हॉस्पिटल में का कई लेडी स्टाफ जो दिल ही दिल रुद्राय को चाहता था, वो शौर्या से जेलेस होकर उससे नफरत करने लग गया। जिस बंदे को वो ना जाने कब से पटाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आज किसी और ही लड़की को उसके साथ लेकर आ गया था और सिर्फ आया ही नहीं था बल्कि उसे प्रिंसेस कहकर भी पुकार रहा था। उनका जेलेस होना तो लाजमी ही था। उन सब के ख्यालों से अनजान शौर्या अरमा से रुद्राय के कमरे में बैठी हुई थी और उसके केबिन को निहार रही थी। ये बात वो अच्छे से जानती थी कि ये हॉस्पिटल रुद्राय और अभिमन्यु के पार्टनरशिप में है। इनफैक्ट आर.बी. राठौड़ एंड बुंदेला हॉस्पिटल की चेन उन दोनों ने ही शुरू की है और यहाँ रुद्राय के साथ साथ अभिमन्यु का भी केबिन है। वो तो अभिमन्यु का केबिन भी देखना चाहती थी, बट फिर सिक्योरिटी इश्यू और बाकी कोई बातें ना बनाए, इस वजह से उसने वहां जाना सही नहीं समझा। उसकी नजरें इस वक्त केबिन में मौजूद काफी सारी बुक्स पर थी। इनमें से कई ज्यादा बुक्स उसने पढ़ी हुई थी और उसे पैग नंबर के साथ भी याद थे। उन सारी बुक्स पर हाथ घुमाने के बाद उसने एक दो बुक्स खोलकर देखी और फिर उसे फिर से उसकी जगह पर रख दिया। शौर्या ने चिका के साथ थोड़ी बात की और उसके लिए कोई नया मिशन है या नहीं ये पूछा, बट जब उसकी तरफ से ना सुनाई दी तो उसने उसे बाय कह दिया और सोचा कि क्यों ना वो हॉस्पिटल को देखे। यही सोचकर वो बाहर चली गई और हॉस्पिटल देखने लग गई। वो जहाँ जहाँ जा रहे थी वहाँ के सभी लोगों की नजरें उस पर ही बनी हुई थी। को तो वो इतनी प्यारी और फिर जिस क्यूरोसिटी के साथ आंखों ने चमक लिए वो पूरा हॉस्पिटल देख रही थी, वो बड़ी ही प्यारी लग रही थी। भले ही उसने इससे भी ज्यादा एडवांस मशीन्स और पॉश जगह देखी थी, बट इस तरह से लोगों से भरी हुई, वो भी हर उम्र के लोगों से भरी हुई जगह वो आने लाइफ में पहली बार ही देख रही थी। ओमकारा के साथ जब वो घूमने गई थी तब वो यंग और मिडिल एज इस उम्र के ही लोग थे और घर पर मिडिल एज का स्टाफ, बट यहाँ हॉस्पिटल में हर तरह के पेशेंट थे। शौर्या की नजरें गायनिक सेक्शन के बाहर बैठी हुई लेडीज पर गई और उन प्रेग्नेंट विमेन्स को देखकर उसके आंखों में चमक आ गई। बेबीज वो होंगे ना यहाँ? शौर्या के दिमाग में सवाल आया और फिर कुछ सोचकर वो किड्स सेक्शन के पास चली गई। उस हॉस्पिटल में एक बहुत भी बड़ा सेक्शन बच्चों के लिए भी था, एक पूरा फ्लोर ही, जहाँ 1 साल से लेकर तो उसके 13/14 साल के बच्चों की हर एक बीमारी का इलाज होता था। बहुत अच्छे से डेकोरेट किया रहा था वो एरिया ताकि उन बच्चों को अजीब ना लगे और उसे देखकर ही शौर्या के ओठों पर स्माइल आ गई। वो और उसके साथी, उन्होंने तो कब उनका बचपना जिया ही नहीं था। उनके 3 साल तक होने तक पता नहीं उनकी जिंदगी कैसे थी, लेकिन उसके बाद से ही उन्हें मेडिसिन शुरू कर दी गई थी और लैब में ले जाकर उन पर एक्सपेरिमेंट भी शुरू हो गए थे। सो इस वजह से कभी उन्हें अपना बचपन जीने ही नहीं मिला था। और इस शौर्या की यादों में वैसे तो उसका 10 साल की जिंदगी बड़ी ही अच्छी और खुशहाल थी, बट उसके बाद की जिंदगी इतनी कुछ अच्छी नहीं थी। इसीलिए शौर्या वह गई थी और जब उसकी नजरें वहां के बच्चों पर गई तब उसके ओठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वैसे तो वो बीमार बच्चे थे
बट फिर भी वो बहुत खुश थे। हर जगह हॉस्पिटल कम उनके लिए फन जोन ज्यादा थी। शौर्या मुस्कुरा उठी उन सबको देखकर और एक एक कर वो वहां से जाने लग गई। तभी उसकी नजरें एक बच्चे पर चली गई और उसे देखकर शौर्या की कुछ अलग लगा। हे बेबी, शौर्या उसके पास चली गई और उस बच्ची ने किसी तरह से मुस्कुराकर उसके तरफ देखा। बेड पर लेटी हुई उस लड़की में हिलने की तक की ताकत नहीं थी। शौर्या को उसे देखकर अजीब लग रहा था, इसीलिए उससे बात करते हुए ही वो वह चली गई और उसके पास बैठी। एक नर्स उससे कुछ कहने वाली थी, लेकिन वो मौजूद डॉक्टर ने उसे रोक दिया। वो डॉक्टर रुद्राय के साथ है, कुछ मत कहो उसे, वरना तुम मुसीबत में पड़ जाऊंगी, उस डॉक्टर ने कहा और वो नर्स भी चुप हो गई। क्या हुआ है आपको, और आपके पेरेंट्स कहाँ है? शौर्या ने उस बच्ची से सवाल किया और जवाब में उस बच्ची ने उसे एक स्वीट सी सीमें दे दी। शौर्या ने उसका हाथ पकड़ा और उसे हार्ट बीट फील करने लग गई और उसे तभी कुछ महसूस हुआ जिस वजह से उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। मल्टीपल ऑर्गन डैमेज। शौर्या को ज्यादा देर नहीं ये समझने में उस लड़की को आखिर क्या हुआ है। उसकी मेडिकल नॉलेज बहुत अच्छी थी। आयुर्वेदिक दवाई बनाने के साथ साथ एडवांस्ड मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स उसके सभी खासियत में से एक अहम थी और वो उसमें इतनी एक्सपर्ट हो गई थी कि देखकर भी बता सकती थी कि आखिर सामने वाले को क्या प्रॉब्लम है। ये कैसे पॉसिबल है, कितनी छोटी है ये और इतने कम उम्र में उसके पूरे ऑर्गन डैमेज होना। शौर्या को धक्का सा लगा था ये बात जानकर। उसने किसी तरह से अपने आप को संभला और उस लड़की की रिपोर्ट जो वही बेड के किनारे रखी हुई थी उसे देखने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि उस लड़की के पेरेंट्स वहां आ गए। कौन हो तुम, और हमारी बेटी के पास क्या कर रही हो? अब ये मत कहना कि सी एक और बीमारी हो गई है आप लोगों ने, तो बस हम जैसे को लुटने के लिए ही ये हॉस्पिटल बनाया हुआ है। हर रोज एक नया चेकअप और नई बीमारी बता रहे हो, उस लड़की के पिता ने गुस्से से ही कहा और उस लड़की की मां रोते हुए उसके तरफ देखने लग गई। एक दिन पहले ही वो दोनों उनकी बेटी को यहाँ लेकर आए थे। उस बच्ची निशी के सर में और पेट में काफी दर्द हो रहा था इसलिए, और उसकी हेल्थ देखकर डॉक्टर्स ने काफी टेस्ट करवाने के लिए कहे थे और साथ ही में उसे एडमिट भी करने के लिए बोला था। डॉक्टर्स की बात सुनकर पहले तो उस आदमी ने बहुत ही तमाशे किए और डॉक्टर्स के बताए टेस्ट में से कुछ ही टेस्ट उसने करवाए, लेकिन जब डॉक्टर्स को शक हुआ तो उन्होंने और भी टेस्ट करवाने के लिए कहे और वो आदमी चिढ़ गया। मिस्टर, आपकी बेटी की हालत सही में ठीक नहीं है, उसे अर्जेंटली सर्जरी की जरूरत है वरना उसके जीने के चांसेस बहुत ही कम है। शौर्या जल्दी से बोली और वो आदमी उसे घूरकर देखने लग गया। बहुत ही बिजी स्केड्यूल शुरू है मेरा, इस वजह से छोटे पार्ट आ रहे हैं। आई होप आप समझेंगे। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 40, बेटा और बेटी में इतना फर्क। मल्टीपल ऑर्गन डैमेज। शौर्या को ज्यादा देर नहीं ये समझने में उस लड़की को आखिर क्या हुआ है। उसकी मेडिकल नॉलेज बहुत अच्छी थी। आयुर्वेदिक दवाई बनाने के साथ साथ एडवांस्ड मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स उसके सभी खासियत में से एक अहम थी और वो उसमें इतनी एक्सपर्ट हो गई थी कि देखकर भी बता सकती थी कि आखिर सामने वाले को क्या प्रॉब्लम है। ये कैसे पॉसिबल है, कितनी छोटी है ये और इतने कम उम्र में उसके पूरे ऑर्गन डैमेज होना। शौर्या को धक्का सा लगा था ये बात जानकर। उसने किसी तरह से अपने आप को संभला और उस लड़की की रिपोर्ट जो वही बेड के किनारे रखी हुई थी उसे देखने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि उस लड़की के पेरेंट्स वहां आ गए। कौन हो तुम, और हमारी बेटी के पास क्या कर रही हो? अब ये मत कहना कि सी एक और बीमारी हो गई है आप लोगों ने, तो बस हम जैसे को लुटने के लिए ही ये हॉस्पिटल बनाया हुआ है। हर रोज एक नया चेकअप और नई बीमारी बता रहे हो, उस लड़की के पिता ने गुस्से से ही कहा और उस लड़की की मां रोते हुए उसके तरफ देखने लग गई। एक दिन पहले ही वो दोनों उनकी बेटी को यहाँ लेकर आए थे। उस बच्ची निशी के सर में और पेट में काफी दर्द हो रहा था इसलिए, और उसकी हेल्थ देखकर डॉक्टर्स ने काफी टेस्ट करवाने के लिए कहे थे और साथ ही में उसे एडमिट भी करने के लिए बोला था। डॉक्टर्स की बात सुनकर पहले तो उस आदमी ने बहुत ही तमाशे किए और डॉक्टर्स के बताए टेस्ट में से कुछ ही टेस्ट उसने करवाए, लेकिन जब डॉक्टर्स को शक हुआ तो उन्होंने और भी टेस्ट करवाने के लिए कहे और वो आदमी चिढ़ गया। मिस्टर, आपकी बेटी की हालत सही में ठीक नहीं है, उसे अर्जेंटली सर्जरी की जरूरत है वरना उसके जीने के चांसेस बहुत ही कम है। शौर्या जल्दी से बोली और वो आदमी उसे घूरकर देखने लग गया। वही उसकी वाइफ का रो रो आकर बुरा हाल हो रहा था। उसकी बेटी निशी कमजोर तो हर दिन ही रहती थी, बट पिछले दिनों में उसकी कमजोर काफी हद तक बढ़ गई थी और वो काफी बीमार रहने लग गई थी और इसी वजह से उसने किसी तरह से उसके पति को मनाकर यहाँ हॉस्पिटल में लेकर आई थी। कुछ नहीं हुआ है मेरी बेटी को, मुझे क्या समझ नहीं आता है, क्या तुम सब डॉक्टर सिर्फ हम जैसों से पैसा लुटने को देखते हैं? आया ऐसे ही बड़ी बड़ी बीमारी का नाम सुनाकर हमें डराते हैं। मुझे नहीं रखना मेरी बेटी को यहाँ, मैं लेकर जा रहा हूँ उसे, निशी के डैड ने कहा और उसे उठाकर गोद में ले लिया। शैलेश जी, ये आप क्या कर रहे हैं? हम निशी बीमार है और आप है कि? उसकी पत्नी नियति कुछ कहने को हुई मार। शैलेश ने उसके तरफ कुछ इस तरह से देखा कि वो अफे कुछ बोल ही नहीं पाए। उन सब की बातें अब तक वहाँ मौजूद डॉक्टर और नर्स के कानों तक पहुँच चुकी थी। मल्टीपल ऑर्गन डैमेज, ये लफ्ज जब उन्होंने उनके सामने मौजूद उस 17-18 साल की दिखने वाली कटकी के मुंह से सुना था तब उनकी हैरानी की कोई लिमिट नहीं रही थी। क्या यही बातें उनके डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर अंदाजा लगते ही नहीं आ रहे थे?
हाँ, उन्होंने भी यही अंदाजा जताया था कि उस बच्ची के मल्टीपल ऑर्गन डैमेज हुए हैं। अब ये क्यों हुए हैं और कितने ऑर्गन्स हुए हैं, इनका अंदाजा पूरे चेकअप होने के बाद ही होने वाला था, बट निशी के डैड ही कि उसके लिए मान ही नहीं रहे थे। ये सारा शोर सुनकर और निशी को यूं उठाया हुआ देख आरू वो सब उनके पास आ गए और उसमें से एक डॉक्टर ने एक नज़र शौर्या को घूर कर देखा और फिर शैलेश और नियति की तरफ देखने लग गई। सर, आप ये क्या कर रहे हैं? नीचे रखिए पेशेंट को। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं कि उस बच्ची की हेल्थ सच में काफी खराब है, उस डॉक्टर ने समझते हुए कहा और शैलेश का गुस्सा भड़क उठा। चुप करो तुम सब, मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ है उसे, और मैं मेरी बेटी को घर लेकर जा रहा हूँ। अगर तुम्हारे हॉस्पिटल में रखा ना तो जिस तरह से तुमने 2 दिन का बुल्लाक के घर में निकला है ना, उस हिस्बा से तो तुम सब मुझे 2 दिन के अंदर ही कंगाल कर दोगे। शैलेश गुस्से से ही बोला और उसकी बात सुनकर सबको गुस्सा आ गया। कुछ रुपए के लिए वो इतनी छोटी लाफकी जी जिंदगी दाव पर लगा रहा था। क्या ये उसकी सगी बेटी ही थी ना? यही सवाल उन सब के दिमाग में चल रहे थे। शैलेश जी प्लीज समझे, नियति ने समझते हुए कहा। उसके लिए उसकी बेटी बहुत ही जरूरी थी। शादी के लगभग 13 साल बाद उसे बेटी हुई थी, सो स्पेशल तो थी ही ना वो उसके लिए। तुम चुप करो और चलो यहाँ से। अगर इस पर लाखों से खर्चा कर दूंगा तो मेरे बेटे के लिए क्या रखूंगा? अभी से 2 साल का भी नहीं हुआ है वो, और तुम चाहती हो कि मैं उस पर ध्यान देने के बजाय इस पर ध्यान दूं? शैलेश गुस्से में ही बोला। वेल, निशी के बाद ही नियति ने फिर एक बार ट्राई किया था और इस बार उसे बीटा हुआ था, जो कि 2 साल का ही था। और सिर्फ इतना ही नहीं, शैलेश और उसकी पूरी फैमिली का लाडला भी था। मैं, शैलेश जी प्लीज। नियति ने उसके आगे हाथ जोड़ दिए। वो दोनों बच्चों में से किसी के को चुन भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो दोनों ही उसके थे। हाथ जोड़ते ही वो उसके पति के आगे रोने लग गई। बेटा और बेटी में इतना फर्क सुनकर ही शौर्या को सूझा नहीं कि वो अब किस तरह से रिएक्ट करे। वो तो हैरानी से उस कल्प की तरफ देखती रही और फिर उसकी नज़र निशे पर गई, जो उसके ही पिता के हाथों में बेरहमी से पकड़ी हुई थी। ऐसा नहीं था कि शैलेश उसे जानबूझकर तकलीफ दे रहा था, बट जिस हिसाब से उसने पकड़ा हुआ था और निशी की जो हालत थी, उस हिसाब से शौर्या को समझते देर नहीं लगी कि निशी को कितनी तकलीफ हो रही होंगी। चुप करो कहा ना तुमसे, और ये रोना बंद करो। तुम कितनी बड़ी माँ हो नियति। वहाँ तुम्हारा 2 साल का बेटा तुम्हारे बिना अकेला रह रहा है और तुम हो कि यही पड़ी हुई हो इस बो। शैलेश सेहत से निशी को बिच कहने वाला था, मगर उसने अपने अल्फाज रोक दिए और निशी की तरफ देखने लग गया। अगर ये बोझ है ना तो इसे यही छोड़कर चले जाओ, और हो सके तो तुम्हारी ये घटिया शक्ल आगे की जिंदगी में हमें और इस प्यारी सी बच्ची को कभी नहीं दिखाना। शौर्या की कोल्ड आवाज और उसका खतरनाक या और अब जाकर सबका ध्यान उस पर गया और उस 17-18 साल की लड़की को इतने गुस्से में देखकर सबकी हैरानी और बढ़ गई। अभी कुछ देर पहले वो लड़की उन्हें कितनी प्यारी, खूबसूरत, मासूम सी लगी थी, और अभी देखने पर वो सभी को मेच्योर, गुस्सा लग रही थी। और उसका वो खतरनाक औरा, एक पल तो सहम ही गए सब। क्या कहा तुमने? शैलेश ने हैरानी से पूछा और शौर्या ने आगे आकर नुशे को उसकी गोद से ले लिया और बिस्तर पर आराम से लेटा दिया। यही कि चले जाओ यहाँ से, और हाँ, जाते वक्त हॉस्पिटल का बिल नहीं पेड किया तो भी चलेगा, लेकिन तुम्हारे घर का एड्रेस भेज देना। शाम तक तुम्हारे घर निशी के अडॉप्शन पेपर तुम्हें मिल जाएंगे, और उसके बाद से तुम्हारा और तुम्हारी इस कमजोर वाइफ का कोई भी हक नहीं होगा मिशी पर। नाउ गेट लॉस्ट, शौर्या धमकी देते हुए बोली, और उसे ऐसे देखकर सब दिल ही दिल हंसने लग गए। लड़की, पहले तुम बड़ी हो जाओ, खुद तो बच्ची ही हो, और बड़ी आए मेरी बेटी की अडॉप्ट करने वाली। शैलेश की गुस्से से भरी हुई आवाज और शौर्या उसे घूर कर देखने लग गई। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। आगे के एपिसोड सुनने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं।